डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा 10th क्लास में जो भी हम लोग साइंस सब्जेक्ट में चल रहे हैं, तो साइंस में भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोगों ने संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का पहचान किया है कि हम लोग किसको संतुलित बोलते हैं और किसको असंतुलित बोलते हैं। तो जरा एक बार फिर से उन चीजों को रिपीट कर लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें तीर के निशान के बाईं ओर के परमाणु संख्या दाईं ओर के परमाणु की संख्या इक्वल हो जाए, दैट इज संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर दोनों ओर के परमाणु की संख्या अगर अंतर मिले, ठीक है, अंतर मिले का मतलब कि दोनों ओर बराबर नहीं हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ पहचान करने के लिए भी दिए थे, तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब लिखा है, सही आंसर किया है। अब हम लोग आइए पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो अब टॉपिक बनाएंगे नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये टॉपिक बनाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब संतुलित रासायनिक समीकरण जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े ना कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देना अधिक प्रभावशाली होता है। इसके पीछे का कुछ कारण है, वही टॉपिक्स हम आज लिखे हुए हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, उसका क्या इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? तो इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे और पहले लिख लीजिए, हम बोलकर लिखवा देते हैं और फिर इन चीजों को समझा देंगे। तो लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह पता चलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह पता चलता है कि अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। अतः अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद में अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद में तत्व का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित करना आवश्यक होता है। संतुलित करना आवश्यक होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं
कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। तो अगर आप 9th क्लास में केमिस्ट्री में एक पढ़े होंगे टॉपिक्स द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वहां से आपको पता चलता होगा कि दुनिया में कोई भी द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही उसको विनाश किया जा सकता है, यानी कि न ही उसको बनाया जा सकता है। सृजन का मतलब उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज आपको अटपटा सा लगेगा, तो एक हम एग्जांपल देते हैं ऊर्जा का। जैसे ऊर्जा जो है, एनर्जी, वो कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नहीं उसको कभी खत्म किया जा सकता है, बशर्ते ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं जोर जोर से, हमसे एनर्जी निकल रहा है, हम थक जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वही फिर एनर्जी जब हम फूड लेंगे, खाएंगे, वाटर पिएंगे, सब कुछ खाएंगे, फिर एनर्जी हम फिट हो जाएंगे। समझ रहे हैं चीजों को? तो एनर्जी कभी खत्म नहीं हुआ और न ही उसको उत्पन्न किया गया, बशर्ते वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया। जैसे मान लिया लाइट आया, पंखा चला, लाइट आया, फैन चला, क्या एनर्जी, वो प्रकाश ऊर्जा हुआ, और हम लोगों को जो हवा लगा ये यांत्रिक ऊर्जा हुआ। तो प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर लिए हम लोग। तो ऊर्जा का हम लोग रूपांतरण करते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण नियम में ये हम लोगों को पता है, मालूम है, बताया गया है कि कभी भी द्रव्यमान का विखंडन नहीं किया जा सकता है और द्रव्यमान का नहीं तो सृजन किया जा सकता है। ठीक है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो तीर के बाईं ओर जिसको हम लोग अभिकारक कह रहे हैं, तीर के दाईं ओर जिसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कह रहे हैं, दोनों ओर का द्रव्यमान संख्या इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होता है। किस लिए? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम को पालन करना जरूरी है। अतः दोस्तों, हम लोग जब कभी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे उसको किस रूप में लिखेंगे? संतुलित अवस्था में लिखेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित करके ही लिखेंगे। राइट? अब ये पता नहीं चलेगा कि सर संतुलित रूप में कैसे लिखा जाए या फिर क्या होता है संतुलित रूप। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आप रासायनिक समीकरण, अगर आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दिखता है, आप उसको फट से संतुलित करो। तो आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। अगर मान लिया कि वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो अभी तो हम लोग पढ़े उसका महत्व से, तो ये पता चलता है कि हम लोग उसको अगर संतुलित कर देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों को असंतुलित रासायनिक समीकरण अब कभी भी लाइफ में मिलेगा तो उसको किस रूप में लिखेंगे? संतुलित रूप में। ठीक है, उसको बैलेंस करना भी बोल सकते हैं। संतुलित करना हिंदी हुआ, अंग्रेजी में उसको समीकरण को बैलेंस करना अंग्रेजी हुआ। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलित करना। रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, तो ये टॉपिक बनाया जाए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, ये टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए इसमें हम लोग बहुत सारा पहले एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हम उसको बनाएंगे और फिर आपको हम देंगे। तो जरा अच्छे से समझिएगा हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे क्वेश्चंस, कि आखिर अगर दिया गया होगा अगर ऐसा समीकरण तो हम लोग उसको संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया कभी कभी होता क्या है ना कि आपको पहले से ऑलरेडी संतुलित समीकरण दिया हुआ रहेगा और फिर भी कोई बोलेगा कि इसको संतुलित करे, तो आप उसको लिख दीजिएगा कि यह संतुलित समीकरण है। ठीक है, अगर मान लिया कि असंतुलित रहेगा तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कैसे बनाएंगे, आज हम लोग वही सीखते हैं। और हम लोग इसके पहले सीखे
कि संतुलित समीकरण का क्या महत्व है। तो चलिए, किसी भी समीकरण को ध्यान दीजिएगा, जो हम कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। किसी भी समीकरण को अगर हमें संतुलित करना होगा तो उसके नीचे कभी भी नंबर नहीं दिया जाता है। हमेशा जब भी संतुलित किया जाना है या फिर किया जाता है किसी समीकरण को, तो हम लोग उसके बगल में गुना करते हैं। मतलब या तो यहां गुना कर सकते हैं, या तो इसके बगल में यहां गुना कर सकते हैं, यहां गुना कर सकते हैं, यहां गुना कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे डब्बा। किसी भी रासायनिक समीकरण में हमेशा इसी जगह पे गुना किया जाता है। 1 से 2 से 3 से 4 से कुछ से भी तो गुना किया जा सकता है। यानी कि हम लोग कभी भी नीचे, जैसे NH3 दिया हुआ है ना, तो नीचे कभी भी, जैसे H2O दिया है तो नीचे कभी भी हम लोग नहीं लिखेंगे। समीकरण को जब भी संतुलित किया जाता है हमेशा उसके बगल में लिखा जाता है। यहां लिखा जाएगा, नहीं तो यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको कहां पे देना रहता है कोई नंबर, ऐसा कोई संख्या से गुना कराना रहता है कि दोनों तरफ का जो परमाणु संख्या है वो क्या दिखने लगे, बराबर दिखने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट तो आपको पता चला कि हम लोग जब कभी भी गुना कराएंगे तो इसके बगल में, नीचे नहीं। जैसे F2 है तो 2 हम यहां पे नहीं लिखेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है उसमें अगर हमें संतुलित करने के लिए बोलेगा, हम हमेशा उसके बगल में का नंबर लिखेंगे। ठीक है, बगल वाला नंबर लिखेंगे। अगर मान लिया, अच्छा दूसरी बात कि जब भी आप अगर इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो भले पेन से उतार लीजिए, लेकिन उसको जब भी हम लोग काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे क्या भरा जाए, क्या रखा जाए, तो उस सिचुएशन में ना आप इसको पेंसिल से किया कीजिए। पेंसिल से कहने का मतलब क्यों आखिर कह रहे हैं पेंसिल से, जस्ट मिनट। पेंसिल से इसलिए क्योंकि इसमें पहले गलती भी हो सकता है और सिचुएशन के हिसाब से हमें करना पड़ता है। ये खुल नहीं रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चीजों को समझते हैं कि सबसे पहला तो हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि हम लोग का गलती होगा तो उसको मिटा सके। क्योंकि देखिए इसका कोई रूल नियम नहीं है, इसको अपने तरीके से सोचकर किया जाता है संतुलित। जैसे आप यहाँ पे देखो Fe कितना है, इधर 1, इधर Fe कितना है 3, तो इधर 3 बनाएंगे तभी ना Fe 3 और 3 दोनों तरफ होगा। क्योंकि संतुलित बनाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो दोनों तरफ का संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो संख्या बराबर नहीं है, यहाँ Fe कितना है 1 ठो, यहाँ Fe कितना है 3 ठो, तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, तो अब तो Fe बराबर हो जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसा सीखे हैं कि एक कोई चीज बराबर हो गया तो संतुलित नहीं ना, और हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें और कौन सा है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए कितना हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, छोड़ दिया। ऑक्सीजन कितना है इधर 1, इधर कितना ऑक्सीजन 4, तो जब ऑक्सीजन 4 है तो हम लोग यहाँ 4 नहीं देंगे। हम अभी सीखा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है तो उसके बगल में लिखते हैं। तो ऑक्सीजन कितना 4, तो हम लोग यहाँ 4 दे दिए। तो अब अगर 4 दे दिए तो अब फिर से मिलाएंगे कि 3 Fe 3 गो होना चाहिए, Fe 3 गो है, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो। लेकिन इस 4 देने के वजह से अब हाइड्रोजन कितना हो गया 8। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी कितना है 2। तो दोस्तों इसको 4 से गुना कर दिया जाए, अब हम लोगों का यह संतुलित समीकरण हो गया। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो संतुलित समीकरण करना होता है, जो समीकरण को हमें संतुलित करना होता है, उसका कोई रूल नियम नहीं है। आपको अपने से सोचना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि गलती भी हो सकता है, जैसे हमने किया यहाँ 4 से या 3 से और फिट नहीं बैठा, फिर हमको दूसरा से नंबर से गुना करा कर देखना पड़ेगा। यानी आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या इतना से करने पे सब बराबर आ रहा है कि नहीं। सब आ गया तो अब समीकरण संतुलित हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं,
अब देखो इधर नाइट्रोजन इधर कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर नाइट्रोजन तो 1 है। तो हम क्या किए, तो नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नाइट्रोजन हो गया अब 2। यहां तक तो सही है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हुआ, तो 3 2 जा 6, यहां हाइड्रोजन 6 है। तो आप क्या करेंगे, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 3 2 जा 6 होगा। तो अब हो गया हम लोगों का रासायनिक समीकरण संतुलित। यानी कि संतुलित करने के लिए हमेशा आगे ही गुना किया जाता है, चाहे कुछ भी रहे। अब आप देख लीजिए दोनों तरफ संख्या बराबर है, यानी कि किसी भी समीकरण को हमें संतुलित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों तरफ के संख्या को बराबर कर दो, और दोनों तरफ के संख्या को बराबर कर देने का मतलब ये हुआ कि आप सब अच्छे से मिलाओ कि किधर संख्या कितना है, उस हिसाब से हम लोग गुना करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, हाइड्रोजन कितना भाई 2, हाइड्रोजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन 2, गुड, बहुत अच्छी बात है। इधर सल्फर कितना 1, इधर सल्फर कितना 1, सल्फर तो 1 है। अब इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना, तो 2 और 1 3 है ना। यहां ऑक्सीजन 2 गो, यहां ऑक्सीजन 1 गो, तो 2 और 1 3। तो आप कितना से गुना कराओगे कि इधर 3 हो जाएगा, तो 3/2 से गुना करा दो। देख पा रहे हो, हम 3/2 से अगर गुना करा रहे हैं, यहां पे 3/2 से गुना करा रहे हैं, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन कितना बनेगा 3। तो अब हम लोगों का संतुलित समीकरण हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई सा भी हमें सवाल रहेगा, हमें सिर्फ नंबर बराबर कर देना है, और नंबर बराबर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गुना करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे केक कितना है 1 ठो, इधर केक कितना है 1 ठो। चलो कोई बात नहीं, यहां पे अभी हम लोग स्टॉप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाइड्रोजन कितना इधर 2 ठो, इधर हाइड्रोजन कितना, इधर हाइड्रोजन कितना 3 ठो, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन 3 ठो, तो आप क्या करेंगे कि 3/2 से करेंगे तो 2 और 2 मिलके 3 तो बन जाएगा, 3 हाइड्रोजन तो हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहां कितना, तो ऑक्सीजन 3/2 होगा। तो प्रॉब्लम है, इसलिए यहां 3/2 ना करके हम लोग कुछ नंबर से गुना करेंगे। जैसे बट्टा वाला कब लगता है, जब अकेले रहेगा तब। यहां पे 2 2 2 है, तो इसलिए बट्टा वाला से नहीं करे तो बेहतर है कि 1 ठो है 1 ठो, यहां तक तो चलता। यहां पे हाइड्रोजन कितना है 3 गो, और यहां पे तो 2 गो है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना का 6। जब हाइड्रोजन अगर 3 गो हो गया ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन तो 3 दूना का 6 हो गया, तो 6 इधर करने के लिए क्या करते हैं, तो पहला बात कि हाइड्रोजन तो हो ही गया, लेकिन ऑक्सीजन भी तो 3 गो हो गया। अब ऑक्सीजन को 3 करने के लिए देखिए आपको जो है ना सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करें, कितना से करें। आपको बार बार मिटाना पड़ सकता है, इधर मिटाया तो इधर मिटाया तो यहां मिटाया। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप पहले पेंसिल का यूज करके देखिए। पेंसिल में है ना कि आप आराम से यहाँ 2 से गुना करके देख लो, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, और इधर देख लो तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग को ये गलत हो रहा है, तो और हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ के और के का तो मामला में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है, यहाँ 3 ठो है, तो करेंगे क्या, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका रूल फंडा है, आपको कर करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ 3 से गुना कराते हैं तो 3 दूना का 6 हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का भी हटाइए। ऑक्सीजन कितना 3, तो 3 ऑक्सीजन कीजिए। अब देखते हैं, तो अगर 3 से यहां गुना किया तो 3 ऑक्सीजन, यहां भी 3 ऑक्सीजन, लेकिन पोटेशियम के भी तो 3 गो हो गया। तो चलो भाई इसको भी 3 के कर लो, के की संख्या भी 3 हो गई, के की संख्या भी 3 हो गई। लेकिन अब जो भी कुछ सोचना है हमें हाइड्रोजन पे सोचना है। इधर हाइड्रोजन कितना, इधर 3 दूना का 6, इधर हाइड्रोजन टोटल कितना, तो 3 और 2 5। तो क्या करेंगे कि अगर मान लिया कि 2 से यहां गुना कर देंगे तब हाइड्रोजन कितना हो गया, तो इधर हाइड्रोजन हो गया कि 2 दूना का 4, 4 और 3 7, लेकिन हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए
6। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हाइड्रोजन को 3/2 से गुना कर देते हैं। देख लो भाई, अकेले था ना तो उसको कुछ से भी गुना कर सकते हैं, बट्टा से गुना कर सकते हैं। जैसे ही बट्टा से गुना किया तो 2 से तो 2 कट गया, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3, 3 और 3 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, पोटेशियम 3। समीकरण संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ बराबर कर देना है, कोई रूल नियम नहीं है कि आप कितना से गुना करो, कितना से गुना करना है वो आपको सोचना है। कभी यहां गुना करो, यहां गुना करो, लेकिन कुछ सिस्टम से, ये नहीं कि कभी अपने मन से 4 रखो, 5 रखो, 8 रखो, ऐसे नहीं। मिलाकर कि अगर मान लिया 3 से गुना किया तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो इस ऑक्सीजन को भी 3 करने के लिए गुना कर दिया। 3 से गुना किया, इसका मतलब 3 के भी हो गया, के का संख्या भी 3 हो गया, तो इस के में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सिचुएशन को सोचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी ए मतलब बैरियम, बैरियम की संख्या यहाँ कितना है 1, यहाँ भी 1, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 2 ठो है, यहाँ क्लोरीन कितना है Cl 1 ठो, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना बन गया 2, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन 2 है, चलो बढ़िया है। एस का संख्या 1, एस का संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4, गुड। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमको 2 से गुना करना पड़ा और बाकी समीकरण संतुलित हो गया। तो आप ये नहीं सोचो कि सब में गुना करना है कि किसी एक में करना है कि इन दोनों में करना है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता चलेगा कि हमको किसमें गुना करने से, चारों बस दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए, आप किसमें भी गुना कर लो। हम देख लो यहाँ पे 2 से गुना किए, कैसे सिचुएशन को सोचकर कि बी 1 ठो था तो यहाँ 1 ठो था, चलो कोई बात नहीं। क्लोरीन यहाँ 2 ठो है, यहाँ क्लोरीन 1 था तो 2 से गुना किया, अब 2 से जैसे ही गुना किया तो हाइड्रोजन भी कितना बन गया 2 ठो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन पहले से 2 ठो है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। सल्फर 1 ठो, सल्फर 1 ठो, ऑक्सीजन 4 ठो, ऑक्सीजन 4 ठो, क्लियर। चलिए उसके बाद अभी और हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिलहाल आप देखते चलिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और फिर आपको भी ऐसे सॉल्यूशन करना होगा। 5 क्वेश्चन हो गया, इन क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, सबको हम लोग को संतुलित करना है। छठा क्वेश्चन है Al2SO4 का होल 3 प्लस, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है क्योंकि किसमें गुना करने के लिए बन जाए कोई पता नहीं है। यहां पे हो गया AlCl3 प्लस BaSO4, BaSO4। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर ZnNaOH, ZnNaOH gives Na2ZnO2, Na2ZnO2, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए क्योंकि यहाँ पे गुना करना होगा, प्लस H2। 8वां सवाल C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट इज Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। नेक्स्ट इज PbNO3 का होल 2। नेक्स्ट इज PbNO3 का होल 2। नेक्स्ट इज PbONO2O2। चलिए, और भी हम 5 क्वेश्चंस यहां पे लिए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी टोटल 5 क्वेश्चंस है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर से समझो, अच्छे से समझो कि हम लोग किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सब पे नंबर मिलाना रहता है। इधर Al मतलब एल्युमिनियम, इधर एल्युमिनियम कितना हुआ 2, इधर एल्युमिनियम कितना हुआ 1, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम 2 बन गया।
लेकिन अगर इधर एल्युमिनियम 2 से गुना किए तो क्लोरीन कितना बन गया भाई, तो 3 दूना का 6, क्लोरीन कितना बन गया 6। तो यहाँ पे भी फिलहाल क्लोरीन कितना है 2, तो 3 से गुना करेंगे तो क्लोरीन भी हो जाएगा 6। अब जब 3 से यहां पे गुना किए तो बैरियम Ba का संख्या कितना हो गया 3, Ba का संख्या 3, तो यहाँ पे Ba का संख्या कितना 1, तो इसलिए 3 से गुना कर दिया। और जैसे यहाँ पे 3 से गुना किया तो सल्फर कितना बन गया 3, तो सल्फर ऑलरेडी 3 है, देख रहे हैं SO4 का 3 का मतलब क्या कि सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 3 12, यहाँ गुना हो जाता है। जब भी ब्रैकेट का बाहर होता है तो एस भी 3 और ऑक्सीजन 4 3 12, तो सल्फर 3 ऑक्सीजन यहाँ भी 12, यहाँ ऑक्सीजन 4 3 12। तो इस तरीके से हम लोग संतुलित हो गया, समझ पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ Zn जिंक कितना 1, इधर जिंक कितना 1, बहुत बढ़िया। Na कितना इधर सोडियम 1 ठो, Na मतलब सोडियम 1 ठो, यहाँ Na सोडियम 2 ठो, तो इधर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोडियम तो भाई 2 को हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ठो, और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 ठो, हाइड्रोजन कितना 2 ठो, हाइड्रोजन कितना 2 ठो, सब तो मामला फिट, देख लो सभी तरफ बराबर हो गया, तो ये संतुलित हो गया। जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कार्बन कितना 4, यहाँ कार्बन 4, इधर कार्बन कितना सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसको 4 से गुना कर दिया, देख पा रहे हैं। इधर हाइड्रोजन कितना 10, इधर हाइड्रोजन 10, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2, तो 5 से गुना कर दिया, 5 दूना के 10 हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन मिला लीजिए, 4 दूना का 8 ऑक्सीजन यहाँ और 5 ऑक्सीजन यहाँ, तो 8 और 5 कितना ऑक्सीजन 13 ऑक्सीजन, तो इसको 13/2 से गुना कर दो। हमको कैसे भी हालत में बराबर होना चाहिए, 13/2 से करने से 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 13 बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम यहाँ कितना 2 ठो, यहाँ सोडियम कितना 1 ठो, तो यहाँ 2 ठो है और यहाँ 1 ठो है, तो इसको 2 से गुना करा दिए तब हो जाएगा। कोई बोलेगा कि सर ऐसा कीजिए ना कि इस 2 को मिटा दीजिए, तो कभी भी मिटाना नहीं है। हम क्या बोले हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गुना करने का काम करना है। गुना करके ही संतुलित किया जाता है, मिटा के नहीं किया जाता है। कोई ऐसा भी सोच रहा हो कि सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, तो क्यों ना इसको मिटा दिया जाए, 1 बना दिया जाए, कभी नहीं। नीचे वाला को तो ना, नीचे में ना तो कोई संख्या जोड़ा जाता है और न ही कोई मिटाया जाता है, सिर्फ आपको सोचना है बगल में यहाँ कि कितना से गुना किया जाए, सिर्फ गुना करना होता है रासायनिक समीकरण में। सोडियम 2 ठो सोडियम, Na का संख्या 2, जब 2 ठो किए तो Cl कितना बन गया, Cl भी 2 ठो बन गया, तो देख लो भाई Cl तो ऑलरेडी इधर पहले से 2 है, कोई बात नहीं है। Ba मिला लेते हैं, Ba कितना है 1 ठो, सल्फर 1 ठो, ऑक्सीजन 4 गुड, यानी कि ये भी हम लोग का संतुलित हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Pb कितना 1 ठो, यहाँ भी 1 ठो, यहाँ नाइट्रोजन कितना 2 ठो, नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे भी तो 2 से करना पड़ेगा। अब जब 2 से नाइट्रोजन किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूना का 4 और यहाँ 2, तो 4 और 2 6 और यहाँ 3 दूना का 6, तो यहाँ पे भी हम लोगों का हो गया। तो संतुलित समीकरण करने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बशर्ते आपको गलती तो होगी स्टार्टिंग में कि कितना से करेंगे कि दोनों तरफ चीजें बराबर हो जाए। तो चलिए हम 10 क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाए हैं, बाकी का 10-12 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना होगा, संतुलित करना होगा। तो लिखा जाए क्वेश्चन लिखा जाए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप जगह जो है ना लिखने के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा, ताकि गुना करने के लिए आपको जगह मिल सके। जैसे HNO3 है तो हम HNO3 को यहाँ पे जगह छोड़ के लिखेंगे, प्लस CaOH का होल 2, फटाफट उतारते चलिए अगर दिख रहा है तो, CaNO3 का होल 2। आप इन क्वेश्चंस को जरा अच्छे से बनाइएगा। H2O है यहाँ पे,
नेक्स्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn प्लस HCl। आप यहां पे देखिए स्पेस छोड़िएगा, गुना करना होगा आपको। ZnCl2, क्योंकि हमको तो ये बनाना नहीं है क्वेश्चन, तो हम इसलिए फालतू का फटाफट लिखते चले जा रहे हैं। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Next is H2Cl2, HCl, NaH2O gives NaOH, OH है यहाँ पे, ठीक है। Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, MgCl2 gives प्लस H2। फिर नेक्स्ट इज C3H8 प्लस O2 gives H2O plus CO2। नेक्स्ट इज Fe2O3 प्लस Al है यहाँ पे एल्युमिनियम, Fe प्लस Al2O3, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे मिटाते हैं। 8 क्वेश्चन ये हुआ, आप इसको समीकरण को संतुलित कीजिएगा। फिर नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3 L हो गया था ना, CaCO3। देखिए कार्बन और ये ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम है CaCO3 CaO प्लस CO2, Ca प्लस O2, Ca प्लस O2, CaO, H2 प्लस O2, H2O, NaOH प्लस CH3COOH। देखिए यहां पे ऑक्सीजन एक ठो और एक ठो, 2 ठो यहां ऑक्सीजन है, ऐसे भी लिखा जाता है। CH3 COONA। देखिए कार्बन यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, तो कार्बन कार्बन यहाँ बोलेंगे 2 ठो है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ है H2O। फिर नेक्स्ट Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस NaHCO3। नेक्स्ट इज 13, 14 FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इनको जरूर, 14 टोटल क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप ट्राई कीजिएगा संतुलित करने का। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, जिसमें हम लोग सीखे किसी भी रासायनिक को संतुलित समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। धन्यवाद।